नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन तिवारी है। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉमर्स आचार्य ऑफिशियल पर। और यहां पर अकाउंट से रिलेटेड क्लासेस अभी फिलहाल में चला करेंगी। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कुछ नया तरीके से कैसे हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ये बनाया किसके थ्रू जाता है? तो बोलोगे सर पार्ट 1 शेड्यूल 3 के तहत बनाया जाता है। ये ऐसा कहां पर लिखा है? ऐसा कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर उसके पार्ट 1 शेड्यूल 3 में इसका प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है। जो ये फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिखा है, ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड का है। इसके बाद मैं आपको असेट साइड का भी सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो हेडिंग आती है इसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपका मेन हेड है। इसके अंदर आपके 3 मेजर हेड्स आएंगे: शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटीज। एक और आता है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर काम की चीजें ही रखी हैं, जो हमारे एग्जाम में नहीं है वो मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे कि जो शेयर होल्डर फंड्स है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहले का नाम है शेयर्स कैपिटल, दूसरे का नाम है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे का नाम है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो ये 3 है शेयर होल्डर फंड के अंदर: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इनको याद करने का एक छोटा सा कोड है। अगर आप भगवान श्री राम का नाम लोगे तो ये कोड याद हो जाएगा। जैसे कि इसको मैंने बताया SRM, श्री राम, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि आपको मेजर हेड और सब हेड बताने होते हैं। तो मेजर हेड तो मैं आज की आपकी क्लास में 5-7 मिनट के अंदर आपको कवर कर दूंगा, पूरे मेजर हेड्स कैसे कैसे होते हैं, और आपको टिप्स पे याद हो जाएंगी। जैसे कि आपने देखा शेयर होल्डर फंड, इसका कोड क्या है? श्री राम। एस का मतलब हो गया शेयर्स कैपिटल, आर का मतलब हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, एम का मतलब हो गया मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला जो हेड आता है उसका नाम शेयर होल्डर फंड है। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया, श्री राम, SRM, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देन हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी पे। अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटी को, क्योंकि जो फॉर्मेट हमें दिया गया है ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है और प्रॉपर लिखा हुआ है, तो इसको हम जैसे जिस सेंस में, जिस सीक्वेंस में ये दिया गया है उसी सीक्वेंस में इसको हम लर्न करेंगे। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरे नंबर पे आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, थर्ड नंबर पे आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, चौथे नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कितने हेड हैं इसके अंदर? 4। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब इनको याद करने का तरीका देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमारी गली मोहल्ले में राम लड्डू के नाम से, राम लड्डू बेचने के लिए जो भैया आते हैं वो किस तरीके से आवाज मारते हैं? LDOLO, लड्डू लो। हमारा कोड क्या बनेगा भाई? ये हमारा कोड बन जाएगा लड्डू लो। ये आपको मेजर हेड बड़े ही प्यार से याद हो जाएंगे। L का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, D का मतलब होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, O का मतलब होता है लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड लो का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कितने हैं? तो अगर हम बात करें नॉन करंट लायबिलिटी का कोड क्या है जी? लड्डू लो। L का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D का मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, O का मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड लो का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो अभी तक आपको मैंने 2 के कोड बताए हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड का कोड बताया श्री राम, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देन मैंने आपको नॉन करंट लायबिलिटी का कोड बताया है, जिसका कोड क्या बनाया हमने? लड्डू लो। तो L का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, D का मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, O का मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड D का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लो का मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कितने हैं? ये है 2 को हमने पढ़ लिया है। इसी तरीके से हम थर्ड वन को भी याद करेंगे। इसका नाम क्या? ये थर्ड हेड जो है हमारा क्या है इसका? करंट लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 हेड मेन होते हैं हमारे। शेयर होल्डर फंड होता है, देन नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, देन करंट लायबिलिटीज आती है। ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज को कोड बहुत प्यार से बन जाएगा। पहले हम इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहला, दूसरा है ट्रेड पेबल्स, थर्ड है अदर करंट लाइबिलिटीज, चौथा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कितने हैं जी? 4। शॉर्ट टर्म बोरोइंग पहला, ट्रेड पेबल्स दूसरा, ट्रेड अदर करंट लाइबिलिटीज तीसरा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस चौथा। तो ये 4 कंपोनेंट है, इनका कोड बनाते हैं। मैच शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? टॉस। बस इसको हमें सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, अदरवाइज इसका टॉस बहुत अच्छा कोड बनेगा, लेकिन हम इसको याद करेंगे एस टॉस के नाम से, एस टॉस। बस आपको ध्यान रखना है टॉस से पहले एस लगा लेना है, अदरवाइज इसको टॉस से भी याद कर सकते हैं, बट सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। हमें सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। शेड्यूल कंपनी एक्ट में 2013 के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं शेड्यूल के अंदर, वो उसी हिसाब से हमें याद करनी है। ठीक है जी। तो एस टॉस, एस का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी का मतलब ट्रेड पेबल्स, ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटीज, एस का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये हुई कुछ बातें कि अभी हमने लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड को खत्म किए हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंदर कितने सेक्शंस थे जी? 3 सेक्शंस थे। कौन कौन सा? पहला हेड था शेयर होल्डर फंड, जिसका कोड था श्री राम, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का कोड हमने क्या बनाया? लड्डू लो। ठीक है जी। एल का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी का मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ओ का मतलब अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और डी का लो का मतलब है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन आखिरी नंबर पे आता है करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो करंट लायबिलिटी का कोड हमने क्या बनाया? एसटॉस। एसटॉस मींस क्या है? यहाँ पर एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी का मतलब ट्रेड पेबल्स, ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटीज, डी का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये कोड हमें याद करने जरूरी क्यों है? आगे जाके हमारा एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस और एक चैप्टर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उन दोनों के अंदर इनके कोड्स की बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपको ये कोड्स याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये कोड याद हो जाते हैं तो बहुत ही प्यार से आप उन फॉर्मूलों को समझ सकते हो। जैसे इन कोड्स को याद करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी का जैसे लड्डू लो हमने कोड बनाया था, इस कोड को आप ऐसे भी याद कर सकते हो डॉल के नाम से, DOLL डॉल, DOLL। बट इसमें क्या है? सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम इसको टॉस से भी याद कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी के कोड को कैसे याद कर सकते हैं? TOSS, बट यहाँ सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है। ये कोड्स हम यूज करेंगे, पता है कहां पर करेंगे? रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो का जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम इन कोड्स को यूज करेंगे प्रॉपर। इनसे हम अपने फॉर्मूलोस को आराम से लर्न कर लेंगे। इस बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें हैं इनके मेजर हेड्स को हम ऐसे कोड से याद कर लेंगे और हमारे टिप्स पे चीजें आ जाएंगी। अगर ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट कराई है मैंने, इसके बाद मैं आपको असेट साइड कंप्लीट कराऊंगा। चलिए अब हम एसेट साइड को समझते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड, लायबिलिटी साइड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम एसेट साइड को समझते हैं। देखिए एसेट साइड के अंदर जो सबसे पहला हेड होता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा हेड होता है करंट एसेट्स। मैं अभी आपको नॉन करंट एसेट्स समझाता हूँ, तो इसके बाद करंट एसेट्स भी समझाता हूँ। इन सबको भी हम कोड से ही याद करेंगे जैसे हमने लायबिलिटी साइड को याद किया है। ठीक है जी। सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर पहला जो हेड होता है नॉन करंट एसेट्स के अंदर, उसका नाम होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आप देखो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को हम फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। इस एक हेड के अंदर भी इसके सब हेड होते हैं। कितने सब हेड होते हैं जी? 4। पहला वाला सब हेड है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा वाला सब हेड है जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरा वाला सब हेड है जिसका नाम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और जो चौथा वाला सब हेड है उसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम फिक्स एसेट्स से याद कर सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इसका कोड क्या बनेगा। पहले हम इसके हेड को समझ लेते हैं। इन चारों को हमें याद कर सकते हैं पीसी कोड बनाकर, PICI। अगर आप पीसी कोड याद रखते हो तो आपको पता है पीसी से प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इसके 4 सब हेड होंगे। पहले सब हेड का नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो कोड क्या बनेगा? पीसी। ठीक है जी। अब मैं पूरा आपको नॉन करंट एसेट्स का कोड लिखवाता हूं। अगर आपको नॉन करंट एसेट्स का कोड याद करना है तो कोड ये बनेगा बच्चों, फंड लो। फंड लो,
फंड लो हमारा कोड बनेगा। एफ का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे एफ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। ठीक है जी। एन का मतलब, एफ का मतलब आपका फिक्स एसेट्स हो गया, और फिक्स एसेट्स का ही नाम क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर आप आते हो एन पे, तो एन आपका जो बनेगा उसे बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आपका आता है डी, तो ये आप डी से बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स। क्या बनेगा जी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फिर है हमारा एल, एल में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से क्या बनेगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो अगर तुम देखो नॉन करंट एसेट्स का जो कोड है वो है फंड लो। 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आता है एफ, एफ का मतलब है फिक्स एसेट्स, उससे हमने याद करा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स का, जिसका खुद का कोड है पीसी, जो उसके सब हेड के अंदर आता है। पीसी में पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आई स्टैंड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, सी स्टैंड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई स्टैंड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्या होते हैं हम आगे की क्लासेस में इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। फिर सेकंड कंपोनेंट हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। क्या कोड था, फंड लो। एफ से फिक्स एसेट्स हो गया, एन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, और ओ से हो गया अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये नॉन करंट एसेट्स को याद करने का कोड है। क्या था, फंड लो। चलो अब समझते हैं हम अपने एसेट साइड के दूसरे हेड को, जिसका नाम है करंट एसेट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को कंप्लीट किया है, जिसके 3 कंपोनेंट थे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, जिनको हमने कोड से याद किया है। देन हमने क्या समझा, देन हमने समझा है नॉन करंट एसेट्स, उसका कोड से समझा कि 5 कंपोनेंट होते हैं, फंड लो उसका कोड था। ठीक है। अब हम अपने बैलेंस शीट के लास्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है करंट एसेट्स, और ये एसेट्स का दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है जी, समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि करंट एसेट्स के कितने कंपोनेंट है कुल। 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट है। पहले का नाम है करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। दूसरे का नाम है इन्वेंट्रीज, तीसरे का है ट्रेड रिसीवर्स, चौथे का है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पांचवे का है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, छठे का है अदर करंट एसेट्स। तरीका तो एक है भाई, या तो रट्टा मान लो। अब बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, कभी उसका इसका याद कर लेते हैं, कभी इसका याद कर लेते हैं। तो आपको सबसे अच्छा क्या है, इस पूरी बैलेंस शीट को समझ लो, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, और इसको हम कोड से याद करेंगे। ठीक है जी, समझते हैं इसका कोड क्या है। देखो इसमें सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस से हमें याद करना है। तो अपना कोड है CITCSO, CITCSO। इन 6 कंपोनेंट को आप याद कर लो, आपका कोड प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे, सी का मतलब आपका क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब क्या है बेटा, इन्वेंट्रीज। टी का मतलब क्या है, ट्रेड रिसीवर्स। सी का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एस का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ का मतलब क्या है, अदर करंट एसेट्स। अब कोई बच्चा कहता है नहीं सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये हमसे याद करने में दिक्कत है, तो याद कर लो इस तरीके से, TISCCO, इसको से भी इसको याद कर सकते हो। अब तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स के अंदर ये 1 नंबर का MCQ पूछा जाता है। किसको, टी से ट्रेड रिसीवर, आई से इन्वेंट्री, एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, अदर करंट एसेट्स। तो ये 6 कंपोनेंट को या तो आप सीक्वेंस वाइज याद करना चाहते हो तो CITCSO से याद कर सकते हो, अदरवाइज आपको टिस्को से भी याद कर सकते हो। बट टिस्को में क्या है, सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, इसलिए हमें इसको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। अगर करंट एसेट्स को कंप्लीटली समझना चाहते हो तो CITCSO। क्या कोड बनेगा, CITCSO। ठीक है जी। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं पूरी क्लास का, क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें जिसके 3 कंपोनेंट थे। पहला था शेयर होल्डर फंड, जिसका कोड क्या था, श्रीराम, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर बॉन्ड्स। दूसरा था नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका कोड क्या था, लड्डू लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर हमने पढ़ा करंट लायबिलिटी, जिसका कोड क्या था, एसटॉस। एस का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी का मतलब ट्रेड पेबल्स, ओ का मतलब अदर करंट एसेट्स, अदर करंट लायबिलिटीज, एस का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एसेट्स। एसेट्स के 2 ही कंपोनेंट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होता है और एक करंट एसेट्स होता है।
तो नॉन करंट एसेट्स का हमने कोड पढ़ा था फंड लो। फंड का एफ का मतलब फिक्स एसेट्स, जिसको मैंने समझाया था फिक्स एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स का कह दिया गया है, इसका कोड क्या था पीसी। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा फंड लो का दूसरा कंपोनेंट था एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन। फिर डी डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एफ एंड डी फंड, एल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ओ अदर नॉन करंट एसेट्स। आज की क्लास में हमने पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट को खत्म किया है विद कोड के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है और कौन से टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।